हर बड़ी खबर तक आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। बिहार से लेकर बंगाल तक किस तरीके से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही, कौन है इसके पीछे जिम्मेदार और क्या है ताजा हालात, आपको विस्तार से आगे न्यूज रूम लाइव में बताएंगे। बिल्कुल अर्पिता, हम तस्वीरें में दिखा रहे हैं। बिहार में एक तरफ इफ्तार पॉलिटिक्स चल रहे हैं, हिंसा की आग में झुलसा हुआ नजर आया बिहार, लेकिन दूसरी तरफ हुगली में रिसड़ा, जहां पर कल जबरदस्त बवाल देखने को मिला रेलवे स्टेशन के भीतर और बाहर जमकर हंगामा देखने को मिला था। और वहां पर राज्यपाल पहुंचे हुए हैं और राज्यपाल ने पहुंचकर ये भी कहा कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों पर। शुभांकर, वो देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ लाल किले के सामने इफ्तार पॉलिटिक्स, ये भी अपने आप में दिलचस्प है क्योंकि बिहार में हिंसा जो है वो चरम पर थी। और दूसरी तरफ हुगली हिंसा के पीड़ितों से राज्यपाल मिलेंगे और आज आने से पहले उन्होंने कहा भी कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका कार्यक्रम कहीं और था लेकिन उस कार्यक्रम को उन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद हुगली में जहां पर हिंसा हुई थी उस जगह पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, तमाम अधिकारियों से सवाल जवाब किए और इसके बाद पश्चिम बंगाल की सियासत जो है वो भी गर्माती जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक हैं जो इसमें चोटिल भी हुए थे। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कल वो यहां पर धरना दे रहे थे। बीजेपी के आज तमाम कार्यक्रम थे, जिन्हें धारा 144 बताकर ममता सरकार ने हटा दिया, उनकी पुलिस ने हटा दिया। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें अपने आप में महत्वपूर्ण। सर क्या कहना करना चाहेंगे सर आपके साथ सब असस थोड़ा है आपको बात करके आने दो तो फिलहाल यहां पर आपको दो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। एक तरफ सुकांता मजूमदार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो कल भी धरने पर बैठे थे, आज फिर जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, कहा धारा 144 लगी हुई है। और दूसरी तरफ हुगली के रिसड़ा स्टेशन पहुंचे हैं राज्यपाल और राज्यपाल ने आज तमाम अधिकारियों से बातचीत की। आने के पहले सख्त तेवर दिखाए, कहा कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर यह भी आ रही है कि इस हिंसा में जो पीड़ित हैं उनसे भी वो मुलाकात कर सकते हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो हम आपको बता दें कि 2:30 बजे कहा गया है, वक्त दिया गया है कि अपडेट जब इस खबर को लेकर आएगी शायद मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं। लेकिन राजीव, बंगाल से लेकर बिहार तक बहुत कुछ हो रहा है। यहां पर राज्यपाल का दौरा, तो बिहार में लाल किले के सामने इफ्तार। बिल्कुल यही सभी का ध्यान खींच रहा है कि सासाराम में, बिहार शरीफ में जो दंगा हुआ, जो वहां पर हिंसा हुई, उसके बाद से असदुद्दीन ओवैसी ने भी निशाना साधा, ये कहते हुए कि शायद मुख्यमंत्री को इसकी परवाह ही नहीं है और वो दावत कर रहे थे। और ये तस्वीरें हम आपको उसी इफ्तार के दिखा रहे हैं कि बिहार में तो बवाल चल रहा है। अब यही इसी बवाल के बीच में जब ये तस्वीरें सामने आई जिसमें इफ्तार करते हुए दिखे नीतीश कुमार, वो दावत इफ्तार में जब शरीक हुए हैं तो अब वो निशाने पर आ गए हैं कि एक तरफ बिहार के जलने की तस्वीरें सामने आए, वहां पर परेशान कर देने वाली तस्वीरें आए और नीतीश कुमार इफ्तार करते हुए दिखाई दिए हैं। ये तस्वीरें आप देखें और पीछे बिल्कुल लाल किले का दृश्य रखा गया था, पोस्टर लाल किले का था, इसके कई और मायने निकाले जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद भी आप सासाराम में भी गड़बड़ हुई। तो ये सरासर बिहार में जो कुछ हुआ, ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने वायलेंस को रोका नहीं। हुकूमत की नाकामी। और आप देखिए कि नीतीश कुमार जो है उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए, अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। और वो आरजेडी का जो नेता है वो कहता है कि ट्वीट कर दिया। अरे भाई जबान से बोलो ना, कंडेम करो। तो ये पूरी खुली साजिश है कि बीजेपी इस तरह से ये जो राइट हुआ है बिहार में, उसके जरिए से वो अपना कंसोलिडेशन करना चाहते हैं
और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मुसलमानों को बिहार के हमेशा उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया जाए। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ नीतीश कुमार पर ही हमलावर नहीं थे, बल्कि उन्होंने बीजेपी को भी घेरा। लेकिन इस बीच में बीजेपी के नेता लगातार नीतीश कुमार बिहार सरकार पर हमलावर हैं। क्या रिएक्शन से आ रहे हैं पॉलिटिकल, आपको सुनाते हैं। ये बताओ, पोस्टर से प्राइम मिनिस्टर बनता है क्या? पोस्टर जो है वो या पब्लिक बनाती है प्राइम मिनिस्टर? पोस्टर में चिपके रहे वो कोई बात नहीं, किसको किसने मना किया है? उसके लिए तो कोई जो टैक्स वहाँ वाले नगर लोकल बॉडीज वाले लेते हैं, ले लेंगे टैक्स अगर लेना होगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर या देश की जनता जो है वो जनादेश के आधार पर चुनती है, जुआड़ से नहीं चुना जाता कि पोस्टर के जुआड़ से हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। सपने देखने में किसी को कोई इतराज नहीं, सपना देखें, लेकिन गलतफहमी जो है वो सेहत के लिए हानिकारक होती है। तथ्य क्या है उसमें? अब तथ्य में की जब जानकारी होगी तो आदमी जानबूझ के, कौन लोग हैं ऐसे लोग कि जानबूझ के पर्व का, त्योहार का, फलाने का जो है मतलब धार्मिक उन्माद के नाम पर उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। और नीतीश कुमार आज तो बहुत खराब लग रहे हैं। कल तक जो उनके साथ जो है, अगर आप पुराना टेप चलाइएगा तो फिर उनको जवाब मिल जाएगा। लाल किला क्या है? मोहब्बत की अलामत है, अपने राष्ट्रवाद की अलामत है, देश की ताकत की अलामत है। और नीतीश कुमार जी जहां बैठे, लाल किला के नीचे बैठे, तो ये तो मैसेज साफ साफ देना है समाज के लोगों को कि नीतीश कुमार जी जिस विचारधारा के साथ चल रहे हैं उसी विचारधारा की उपज और पनप लाल किला है। और देश में यही विचारधारा चलेगी, आपसी भाईचारे की, मोहब्बत की और लोगों के मेल जोल की। इसी को दर्शाया गया। जिस तरह रोम जल रहा था और नीरो जो है बांसुरी बजा रहे थे, ये स्थिति पूरी तरह यहाँ चरितार्थ है। अब नीतीश बाबू से कुछ संभल नहीं रहा है और ये लोग जब तुष्टीकरण में आए इसलिए पूरा मामला कोलैप्स किया। जब तक तुष्टीकरण नहीं था तब तक आप देखते थे यही नीतीश कुमार जी रूल ऑफ लॉ के प्रतीक थे। आज पूरी तरह फेल्योर होने का कारण यही है। स्वाभाविक है, पिछले बार इनको ये कीड़ा काटा था तो 2 सीट बिहार की जनता ने दिया था और इस बार जब कीड़ा काटेगा प्रधानमंत्री बनने का और लाल किले पे जाने का, तो जनता तो तय करके उनको 0 पे आउट करेगी। तो एक तरफ बिहार सुलग रहा, दूसरी तरफ नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में व्यस्त थे, जिसको लेकर अब बीजेपी सवाल और निशाना साध रही है। इसके साथ ही साथ जो पोस्टर शुरू हुआ है, जो पोस्टर लाल किले का लगा हुआ था, उसको लेकर भी सियासत चल रही है। और साथ ही साथ अब जेडीयू के दफ्तर के बाहर भी दरअसल कुछ पोस्टर्स लगे हैं, कुछ नए पोस्टर्स लगे, जिसको लेकर भी अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ इफ्तार पार्टी की तस्वीर, जहां पर पीछे लाल किले की तस्वीर लगाने के बाद सियासी भूचाल मचता हुआ नजर आ रहा है। ये पूछा जा रहा है कि क्या संदेश कुछ और है नीतीश का, पार्टी मौका इफ्तार का, लेकिन संदेश क्या दिल्ली का देने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश? ये एक बड़ा सवाल। दूसरी तरफ जेडीयू दफ्तर के बाहर आप देखिए, देश को आपका इंतजार है, यानी बिहार से ऊपर की कल्पना अब जेडीयू वाले कर रहे हैं नीतीश के लिए। हम बिहार वाले हर कदम पर आपके साथ हैं। लेकिन सवाल अब बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है कि जब आप बिहार नहीं संभाल पा रहे हैं तो देश संभालने की बात क्यों कर रहे हैं? अब ये जो तस्वीरें हैं, ये दोनों ही तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि नीतीश जो सपना बुन के उन्होंने रखा है प्रधानमंत्री बनने का, क्या उस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं? हालांकि जेडीयू के नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि इसका संदेश सीधे तौर पर सिर्फ ये समझिए कि वो सारे विपक्षी दलों को एक करना चाहते हैं और एक मंच पर लाना चाहते हैं। और इसीलिए अब देश को नीतीश का इंतजार है, क्योंकि मोदी के सामने एक टीम खड़ी करने की जिम्मेदारी नीतीश के कंधों पर है। केवल नीतीश हैं जो ये काम कर सकते हैं, ऐसा भरोसा जेडीयू के नेताओं को लगता हुआ नजर आ रहा है। तो लाल किले की ये तस्वीर होना, दूसरी तरफ जेडीयू के दफ्तर के बाहर ये पोस्टर और बैनर और फोटो लग जाना, ये कई तरीके की सियासी सुगबुगाहट पैदा कर रहे हैं। पीएम के उम्मीदवार के रूप में पार्टी जो है लगातार उम्मीदवारी के रूप में देखना चाहती है और ये पार्टी लगातार कहती है कि रविशंकर प्रसाद से खास बातचीत की है आज तक ने, आपको सुनवाते हैं। नीतीश कुमार की उदासीनता मुझे परेशान करती है।
नीतीश कुमार जी एक्शन में क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं बिहार शरीफ गए? आपने लोगों को शांत क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं सासाराम गए? आप जाइए, इफ्तार करिए, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन आपकी प्राथमिकता क्या है? नीतीश जी, आपकी प्राथमिकता क्या है? मैं श्वेता जी आपका अभिनंदन करूंगा। मैंने आपकी सारी कवरेज देखी है, जो महिलाओं की पीड़ा आपने बताई है, जो वहां के लोगों का दर्द आपने बताया है। नीतीश कुमार जी, नालंदा आपका क्षेत्र है ना, वो दर्द को थोड़ा सा लगा था मलहम ना, कहां है आप? और सासाराम में भी नहीं गए, बम फूट रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जाता है, लोगों को आश्वस्त करता है, तो उससे मलहम लगता है, चीजें शांत होती हैं। लेकिन ये तो कमाल की बात है। और तेजस्वी जी कहां है? वो भी गायब है। तो ये उदासीन प्रशासन है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। नीतीश बाबू, ये आप दावते इफ्तार में नहीं गए। ये इफ्तार से आपने बहुत गलत मैसेज दिया कि रामनवमी मनाने में कठिनाई होगी, ढेले चलेंगे, पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, और आप दावते इफ्तार मना रहे हैं। ये भी आपके, मैं नीतीश कुमार जी को छोड़ता हूं, वो सोचते क्या इस मामले को लेकर? नीतीश कुमार ने तो बहुत इशारों में कह दिया कि इधर उधर कुछ हो सकता है, सीधा सीधा इस सांप्रदायिक हिंसा को नहीं देखा जाए। और बीजेपी पर इशारा कर रहे हैं कि 2024 के चुनावों को देखते हुए आप लोग एक एजेंडा सेट करने की कोशिश। अच्छा, मुझे ये बताइए, एजेंडा की बात छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार मैदान में कहीं नहीं रहेंगे, वो 24 की बात 24 में रखी जाएगी। लेकिन नीतीश बाबू, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? एक सवाल जो श्वेता जी आपने नालंदा में उठाया बिहार शरीफ में, उससे मैं अपने तरीके से रखूंगा। पिछले साल आपकी पुलिस सख्त थी, तो उस पारंपरिक तनाव भरे इलाके में कुछ नहीं हुआ, इस बार क्यों नहीं थी? और बड़ा सवाल है श्वेता जी, क्या बिहार के लोगों को, सासाराम के लोगों को, आपके नालंदा के लोगों को और बंगाल के लोगों को रामनवमी में शोभा यात्रा निकालने का अधिकार है या नहीं? क्या मतलब है इसका? आप जानते हैं पुलिस सख्त होती, लेकिन सवाल इधर उधर का नहीं है, सवाल वोट बैंक का है। और मैं प्रधानमंत्री जी के शब्दों का प्रयोग करूं श्वेता जी, एक तरफ उन्होंने कहा संतुष्टिकरण, सबका साथ सबका विकास, और एक तरफ तुष्टिकरण। आपको भी इसमें कॉन्स्पिरेसी एंगल दिख रहा है? कुछ लोग इतने बेखौफ क्यों हो जाते हैं? और उनकी बेखौफ होने की बात मैं क्या कहूं, आपने फील्ड पर देखा है और आपने दिखाया है उन पीड़ित महिलाओं को जिनके पुरुष गायब हैं, बच्चे गायब हैं, कोई मारा गया है, उनके दर्द को आपने दिखाया है। नीतीश कुमार क्या वो दर्द देख रहे हैं? तो पोस्टर टांग दिया गया है, सपना पूरा होगा नहीं होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन राजीव, बीजेपी कह रही है कि सेकुलरिज्म की आड़ में कम्युनिज्म की काम जो है वो किया जा रहा है। लगातार जो पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं वो आ रहे हैं। शक्ति यादव आरजेडी प्रवक्ता वो हमलावर दिखे बीजेपी पर, तो दूसरी तरफ हम केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की बात करें, शुभंकर, वो भी हमला करें। इस बीच में ललन सिंह ने, उन्होंने भी बीजेपी पर आरोप लगाया सीधा सीधा कि ये तो साजिश के तहत हो रहा है। सुनाते हैं आपको। उनको लगता है कि देश का मुसलमान ही उनको बना सकता है बिहार का मुसलमान, इसीलिए तो इतना काम किए। डिजिटल ताजमहल, हमको तो ताजमहल दिख रहा है उनका, आप लाल किला कह रहे हैं। तो ये ख्वाब में चल रहे हैं, रमजान में छुट्टी दे रहे हैं, शुक्रवार को छुट्टी दे रहे हैं, वोट की राजनीति के लिए। वोट की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन भूले नहीं, हिंदुओं को इतना ना सताएं कि वो जगने पर मजबूर हो जाए। कि जब नीतीश कुमार जी बिहार में एनडीए की सरकार चला रहे थे, उस समय भी केंद्र सरकार के एक मंत्री के पुत्र ने भागलपुर में सांप्रदायिक माहौल खराब करने का प्रयास किया था, और उनको नीतीश कुमार जी के शासनकाल में एनडीए में रहते हुए उनको जेल की हवा खानी पड़ी थी। तो इसलिए ये करते हैं, वो लोग प्रयास करते हैं, लेकिन राज्य सरकार उससे और नीतीश कुमार जी उससे कोई समझौता नहीं करते।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इफ्तार पार्टी की तस्वीरें जिसको लेकर रविशंकर प्रसाद निशाना साध रहे थे। वो कह रहे थे कि एक तरफ रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा में हिंसा होती है, पथराव होता है, एक तरफा कार्रवाई की बात होती है, और उसी वक्त पर नीतीश कुमार यहां पर इफ्तार पार्टी करते हैं पीछे लाल किला। सपना सपना रह जाएगा, ऐसा बीजेपी कह रही है। तो सियासत राजीव एक तरफ, लेकिन दो जगहों पर जहां पर हिंसा हो रही थी, अब खबर आ रही है कि धीरे धीरे स्थिति जो है वो सामान्य हो रही है। हमने वो विकराल हालात देखे थे सासाराम में, बिहार शरीफ में, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि एक तो फोर्सेस की वहां पर तैनाती की गई है, मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है और ट्रैक पर वाकई स्थितियां आ रही हैं। समाज में जिस प्रकार का भाईचारे पहले से बना के रहे थे, उसी प्रकार के भाईचारे बना के रहे। 4 दिनों बाद हिंसा की आग में झुलसते बिहार को पटरी पर लाने की कवायद शुरू हुई। सद्भावना मार्च निकाला गया जिसमें दोनों समुदायों के लोग शामिल हुए। बिहार शरीफ में हुए सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब पूरे शहर में सद्भावना किस तरीके से बनाई जाए, किस तरीके से सौहार्द का माहौल कायम किया जाए, उसको लेकर आज शहर में सद्भावना मार्च निकाली गई है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि एक तरफ जहां पुलिस आगे आगे चल रही है, वहीं हिंदू हो या मुसलमान सभी समाज के लोग यहाँ एकजुट होकर एक साथ इस सद्भावना मार्च में शामिल हुए हैं। बिहार शरीफ से निकाले गए सद्भावना मार्च में सत्तारूढ़ पार्टी के नेता भी पहुंचे, सरकार के मंत्री भी और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी। लोगों ने खुद भी कहा कि चूंकि किसी प्रकार की समस्या नहीं है तो लोगों में विश्वास जगाने के लिए और संदेश देने के लिए इस तरह का सद्भावना मार्च निकाला जाए। और काफी संख्या में जो प्रबुद्ध वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, जो सामाजिक लोग हैं, स्वतः इसमें आए हैं और हम लोग खुद देख रहे हैं कि दुकानें लगभग खुली हुई हैं, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है। और पुलिस प्रशासन एक्शन में आया तो शहर के हालात सुधरने लगे, शांति बहाल होने लगी, दुकानें खुलने लगी, लेकिन अभी एहतियात जारी है। धारा 144 लगी है, इंटरनेट बंद है। हम लोग लगातार रेड छापामारी कर रहे हैं, लेकिन अभी अपराधी फरार हैं और उनकी छापामारी दूसरे शहरों में भी की जा रही है, दूसरी जगहों पे भी की जा रही है, लेकिन गिरफ्तारी जो है 130 है अभी भी। मतलब बहुत लोग क्या जिला छोड़ के जा चुके हैं क्या, जो दंगाई हैं उनकी तलाश के लिए? जी, जो भी अभियुक्त हैं जो इस घटना में शामिल रहे हैं वो सभी इस समय बिहार शरीफ से बाहर हैं, उनको खोजा जा रहा है और निश्चित रूप से उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उधर सासाराम में भी हालात पटरी पर लौट रहे हैं। करीब 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और दंगाइयों को ढूंढने के लिए 40 टीमें बनाई गई है। धारा 144 तो एहतियात के तौर पर लगी हुई है, लेकिन अभी दुकान भी खुलने लगे। आज हम लोगों ने देखा है कई दुकानें खुली हैं, लोग खरीदारी के लिए निकले हैं, परिचालन भी हो रहा है, तो हालात काफी सामान्य है। बिहार में हिंसा के बाद धीरे धीरे शांति बहाल होने लगी है, लेकिन सियासत फुल स्पीड में है। बिहार पूरी तरह जिस तरह रोम जल रहा था और नीरो जो है बांसुरी बजा रहे थे, ये स्थिति पूरी तरह यहाँ चरितार्थ है। अब नीतीश बाबू से कुछ संभल नहीं रहा है। मुझे आश्चर्य होता है कि शरारती तत्वों के उपद्रव को कुछ लोग कॉमनल करार देते हैं। कॉमनल तो बड़ोदरा में भी हुआ, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया। मध्य प्रदेश में भी हुआ, उस पर सवाल नहीं खड़ा किया। जो भी शरारती तत्व की संलिप्तता इसमें आएगी, वो पाताल में भी होंगे, तो उनको खोज करके उन्हीं जगह भेजा जाएगा जहां उनके लिए जगह सुरक्षित है। सवाल यह है कि किसी भी त्योहार के वक्त हिंसा की नौबत आखिर क्यों आती है? पुलिस और प्रशासन पहले से मुस्तैद क्यों नहीं रहता? जितना एक्शन हिंसा के बाद नजर आता है, उतना एहतियात पहले क्यों नहीं होता? सासाराम में आदित्य वैभव के साथ रोहित सिंह, बिहार शरीफ, आज तक। बिहार शरीफ से हमारे सहयोगी रोहित इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। रोहित, अब नेता जो है वो कह रहे हैं पाताल से भी खोज कर लाया जाएगा। कितने खोज लिए गए अभी तक, कितनी गिरफ्तारी हुई है?
अर्पिता, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 2 बजे का वक्त हो चुका है और बिहार शरीफ में दुकानें एक बार फिर से बंद हो गई हैं। आप देखिए, जैसा कि प्रशासन ने कहा था कि 2 बजे तक ही दुकानें आज खुली रहेंगी, तो सुबह से दुकानें तो खुली रहीं, लोगों ने अपनी कुछ खरीदारी की, लेकिन 2 बजे का वक्त हो गया, दुकानें तमाम अब बंद कर दी गई है एहतियातन, और वापस पुलिस जो है अब ग्राउंड पर नजर आ रही है। जहां तक अब गिरफ्तारी और कार्रवाई की बात है तो अब तक बिहार शरीफ में 140 से ज्यादा दंगाई गिरफ्तार किए जा चुके हैं और तकरीबन 50 गिरफ्तार किए गए हैं सासाराम में। तो तकरीबन 190 जो दंगाई हैं दोनों जिलों में, वो अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 18 FIR हो चुकी है, 15 FIR बिहार शरीफ में, 3 सासाराम में, और लगातार बहुत सारे ऐसे दंगाई हैं जो बिहार शरीफ से भाग गए हैं, उनकी भी इस वक्त जो है तलाश की जा रही है। तो हालात आज बिहार शरीफ में धीरे धीरे सामान्य होना शुरू हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत यहाँ पे सतर्कता बरतने की जरूरत है और इसीलिए प्रशासन ने 2 बजे के बाद फिर से कह सकते हैं कि धारा 144 को सख्ती से पालन करने के लिए तमाम दुकानें अब बंद हो गई हैं और वापस से अब पुलिसिंग और पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी। अर्पिता। रोहित, हम प्लीज ये भी चाहते हैं कि आप इस वक्त वहां पर किस तरह के हालत में एक बार तस्वीरें दिखाएं कि इस वक्त किस तरह का माहौल है वहां पर। बिल्कुल, तस्वीरें ही दिखाते हैं राजीव। आप देखिए किस तरीके से शहर में एक बार फिर से अब सन्नाटा धीरे धीरे पसरने लगा है। सुबह से हम जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग जो 5 दिनों से घर में बंद थे वो सड़कों पर आ रहे थे, जरूरी चीजें खरीद रहे थे, सब्जी, दवाइयां और भी अन्य जो डेली की जरूरत की चीजें होती हैं। लेकिन 2 बजने के साथ ही आप देखिए तमाम दुकानें आपको दिखेंगी बंद हो गई हैं और सड़कों से लोग अब धीरे धीरे वापस अपने घरों की ओर जा रहे हैं और अब सड़क खाली होता नजर आ रहा है और वापस से एक बार फिर धारा 144 जो अभी भी लागू है उसको अब सख्ती से लागू करने के लिए फिर से फ्लैग मार्च और पेट्रोलिंग की जाएगी। हालांकि अच्छी बात ये रही कि एक सद्भावना यात्रा और माफ कीजिएगा सद्भावना मार्च निकाली गई है ताकि जो 2 समुदायों के बीच में जो अविश्वास पैदा हुआ है पिछले 5 दिनों में उसे दूर किया जाए और एक बार फिर से सौहार्दपूर्ण माहौल कायम किया जाए। राजीव। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार से बंगाल तक बवाल की तस्वीरें देखने को मिली है। बंगाल भी सुलग उठा रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान। इस बीच में राजनीति भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अर्पिता ममता बनर्जी का बयान सामने आया है कि बाहर से लाए गए थे गुंडे। बिल्कुल, और ये बात वो बार बार कह रही हैं कि कुछ लोग बाहर से आए। उन्होंने हालांकि बड़े आरोप एजेंसियों पर भी लगाए, अधिकारियों पर भी लगाए और ये कहा कि बहुत सारे लोग 5 स्टार होटल में आते हैं, ठहरते हैं, बवाल कराते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। ये कई गंभीर आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। सीधे तौर पर निशाने पर बीजेपी है, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता हैं। लेकिन अब बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने एक बार फिर से मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हिंसा को लेकर बीजेपी जिम्मेदार है क्योंकि वो बाहर से गुंडे लेकर आए, बंगाल का माहौल खराब करवाया। बंगाल में हिंसा देखने को मिली, यहां तक कि बिस्रा रेलवे स्टेशन के बाहर और भीतर हमने नारेबाजी भी देखी। बाहर उपद्रव हुआ, पथराव हुआ है और अब हिंसा को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना। तो राजीव, जहां एक तरफ निशाने पर ममता बनर्जी ले रही हैं, अब यहां सियासत और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि राज्यपाल पहुंचे हैं उन जगह पर जहां पर हिंसा हुई, हालात का जायजा लेने के लिए। अभी तक राज्यपाल तो पहुंच गए लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी जाने का प्रयास कर रहे थे, सुकांता मजूमदार, लेकिन उनको वहां जाने से रोक दिया गया। सुकांता जाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन पुलिस पहले से ही तैयार थी, पूरी तैयारी के साथ, लेकिन उनको आगे जाने नहीं दिया गया। लेकिन बिस्रा रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे राज्यपाल। बिल्कुल, ये 2 तस्वीरें हैं किस तरीके से बिहार से बंगाल तक हिंसा और हिंसा के बाद सियासत, ये सब दोनों जगह आपको कॉमन नजर आ रहे होंगे। लेकिन ये 2 तस्वीरें यहाँ पर अलग, राज्यपाल पहुंचे और बीजेपी के नेताओं को यहाँ धरना देने से, यहाँ प्रदर्शन करने से भी रोका जा रहा है, उनको जाने तक नहीं दिया जा रहा है। पुलिस बता सकती है क्यों रोका गया। हम लोग जा रहे थे, ये लोग यहाँ पे 144 इम्पोज कर रहे हैं, हम 2 सांसद जा रहे हैं, सिर्फ 144 किसी भी तरीके से वायोलेशन नहीं हो रहा है, लेकिन ये लोग हमें रोक रहे हैं। तो आपका धरना मंच भी तो सुबह तोड़ दिया गया था। धरना मंच तोड़ दिया गया और आप जाके देखिए उसी धरना मंच के पास दुआरे सरकार चल रहा है स्कूल में, और आज सुबह 144 लगाएगा। 144 का कारण दिखा रहा है और 144 काल रहते हुए जो तांडव चला, पुलिस हाथ में हाथ धरी बैठी रही।
और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुपम जुड़ रहे हैं। अनुपम, राज्यपाल ने आज यहां पर दौरा किया, अपना पूर्व एक दौरा छोड़कर, जरा बताइए क्या बड़ी अपडेट है? कोई कार्रवाई, कोई संदेश बड़ा यहां की पुलिस, यहां की सरकार को? जी देखिए, इस वक्त हम दिल्ली रोड में हैं और मैं आपको दिखा रहा हूं सिचुएशन क्या है यहाँ पर। यहाँ पर जो स्टेट प्रेसिडेंट है सुकांत मजूमदार, वो इस वक्त यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और ये यहाँ पर इनसे पुलिस ने सुकांत मजूमदार को रोक दिया है। हम सुकांत मजूमदार से बात करेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गवर्नर आज यहाँ पर अपना पूर्व का निर्धारित दौरा जो था वो छोड़कर यहाँ पर पहुंचे। हम आपको बता दें कि लगातार पश्चिम बंगाल जो है वहां पर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है हिंसा के साथ जारी है। ऐसे में गवर्नर जो किसी और जगह के दौरे पर थे, अपना दौरा छोड़कर ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं, यहाँ पर हालात का जायजा लिया, अधिकारियों से बात की। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये तस्वीरें बंगाल में हिंसा को लेकर हो रही सियासत का एक अहम पड़ाव दिखती है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पूरे लाव लश्कर के साथ हुगली के रिसड़ा पहुंचे हैं, लगातार हो रही हिंसा और पथराव की वजह जानने और हालात का जायजा लेने। उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और पुलिस वालों से बात की और दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। We will never allow the miscreants, the hooligans and the goons to take the law into their hands. The police will come down heavily on them. रिसड़ा स्टेशन के करीब बीती रात उपद्रवियों ने जमकर पत्थरबाजी की। रामनवमी के बाद से लगातार यहां पर हिंसा की खबरें आ रही हैं, लिहाजा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने वहां पहुंचकर हालात का जायजा लेना ठीक समझा। उधर हुगली में पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हिंसा के विरोध में धरने पर बैठने वाले थे, लेकिन पुलिस ने धारा 144 होने का हवाला देकर मंच हटवा दिया। हुगली में पुलिस ने बीजेपी का मंच हटा दिया है। यहीं पर आज से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार धरने पर बैठने वाले थे हुगली में जो हिंसा हुई है उसके खिलाफ, लेकिन पुलिस उन्हें यहां बैठने नहीं देगी और पहले ही जो मंच बनाया गया था बीजेपी की ओर से उसे हटा दिया गया है। श्रीरामपुर में ये हुगली जो हिंसा घटना हुई है उससे 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर दूरी पर है और पुलिस का कहना है कि धारा 144 लागू है, इस वजह से यहाँ पर कोई भी धरना अलाउ नहीं किया जाएगा। बंगाल में लगातार हो रही हिंसा पर सियासत फुल स्पीड में है। हिंदुत्व ब्रिगेड पर ममता तीखे हमले कर रही हैं। बीजेपीर আমলে দেখছি দাঙ্গাবাজি, রোজার মাস চলছে, রমজান মাস চলছে, অন্নপূর্ণা পূজা চলছে। কেন বাবু রামনবমীর মিছিল 5 দিন হবে কেন? রামনবমী যেদিন হয় সেদিন তোমরা মিছিল করো, আমাদের কারো আপত্তি নেই, কিন্তু বন্দুক নিয়ে মিছিল করবে না, বোমা নিয়ে মিছিল করবে না। মিছিল করছে পারমিশন না দেওয়া সত্ত্বেও, এত রাস্তা থাকতেও ঢুকে যাচ্ছে মাইনরিটি অঞ্চলে জেনে শুনে, এবং সেখানে গিয়ে দেখেছেন আপনারা ফলের গাড়ি, রমজান মাসে তারা ফল কিনে খায়, ফলের গাড়িগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে, বন্দুক নিয়ে ডান্স করছে। दूसरी ओर बंगाल बीजेपी ममता को निशाने पर ले रहे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर घेर रहे हैं। सिचुएशन बहुत खतरे में है और ममता बनर्जी भी फेलियर है। हम लोग चाहते हैं कि रामनवमी की शोभा यात्रा में एक के बाद एक जैसा ऊपर में अटैक हो रहा है, इसमें पूरा रिस्पॉन्सिबल ममता बनर्जी है और वो पूरा एकदम अपीसमेंट पॉलिटिक्स के लिए रमजान के जो तुष्टिकरण जो संप्रदाय के ऊपर हाथ दिए हैं, लेकिन जिनका वोट में सिर्फ मुसलमान का वोट में नहीं आया 3rd टाइम के लिए मुख्यमंत्री, हिंदुओं का वोट में भी उन्होंने आए हैं। जैसे रमजान के लिए उन्होंने 2-3 बात अच्छा बोला, तो नवरात्रि भी हिंदुओं लोग करते हैं। Locket Chatterjee and Mrs. Devasri Chaudhary, they got into quarrels. Who will say much more? So first they should make a toss, finalize who will talk on behalf of party, then we can try to make answers. What they have done, this is a total jokery. तो क्या बंगाल में हिंसा के पीछे की वजह सियासी है? क्या त्योहार सिर्फ बहाना है? माहौल बिगाड़ने के पीछे वोट की राजनीति? त्योहारों के मौके पर ही दंगे आखिर क्यों होते? चुनाव करीब आते ही धार्मिक आयोजनों में क्या आक्रामकता बढ़ जाती है? अनुपम के साथ सूर्याग्नि रॉय, हुगली, आज तक।
इधर राजीव आपको बता दें कि बीती रात भी हिंसा यहां पर जारी रही। आज राज्यपाल पहुंचे, अभी स्थिति सामान्य की बात की जा रही है, लेकिन तनाव लगातार बरकरार रहा है बीते कुछ दिनों से। इस बार रिसड़ा रेलवे स्टेशन को टारगेट किया गया। स्टेशन के बाहर भी उपद्रव हुआ और स्टेशन के भीतर से भी सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी हो रही थी और रुक रुक कर हिंसा का दौर जारी है, थमा नहीं बंगाल में। इस वक्त हुगली के रिषड़ा में है, जहां पर रिषड़ा का 4 नंबर रेलवे गेट, ये बहुत बिजी एक रेलवे रूट है जो रिषड़ा, उत्तरपाड़ा इन जगहों को चंदन नगर की तरफ ले जाता है। कल करीबन 3 घंटे के लिए रेल रोका गया था ताकि जब यहाँ पर जब झमेला हो रहा था, जब बवाल मचा था, तब ताकि किसी को नुकसान ना हो, रेलवे के प्रॉपर्टी पे नुकसान ना हो, पैसेंजर्स को कुछ ना हो, इसीलिए 3 घंटे के लिए ट्रेन को पहले ही रोक दिया गया था। यहाँ पर स्थिति अभी जो रेमनेंट्स है कल रात के कांड के, वो अभी तक दिख रहे हैं। यहाँ पे पत्थर हैं, कुछ चीज़ों को तोड़ा फोड़ा गया, कुछ चीज़ों को शायद जला भी गया है। एक पंखे का बाई पार्ट है जिसको शायद तोड़ा गया फिर जलाया गया, समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे स्थिति फिलहाल अंडर कंट्रोल है। लेकिन यहाँ पे कल रात को जो हुआ था, यहाँ पे कांच के बहुत सारे पार्ट्स है जो देखने में आ रहे हैं कि शायद किसी ने यहाँ पे कुछ फोड़ा होगा, बोतल या क्या, शायद इन्वेस्टिगेशन ही बता पाएगा क्या हुआ था यहाँ पर, किसने ये झमेला किया। अभी तक इस पे कोई बातचीत या फिर कोई स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया है नहीं। फिलहाल रेल लाइन जो है वो नॉर्मल सी यहाँ पे चल रही है, रेलवे फिर से मूव कर रही है। ये ट्रेन कोलकाता की तरफ जाता है और यहाँ पर रेलवे पुलिस के तरफ से यहाँ पे फोर्स है, मेरे दाएं और बाएं यहाँ पे एकदम गियर में, ताकि अगर कोई सिचुएशन खराब हो तो उसको काबू किया जाए। स्थिति फिलहाल यहाँ पे शांतपूर्वक है, यहाँ पे शांति है। लेकिन कल रात की जो घटना घटी इसी 4 नंबर गेट के पास, गेट के सामने रादर, इनके पीछे किसका हाथ था ये अभी तक किसी को नहीं पता। इन्वेस्टिगेशन ही शायद बता पाएगा कि आखिर कल रात यहाँ पे हुआ था क्या। स्थिति यहाँ की ठीक ठाक है फिलहाल। कैमरा पर्सन प्रसून के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, हुगली। बंगाल के हुगली की तस्वीरें क्या है, ग्राउंड जीरो पर आज तक की टीम पहुंची और हमने दिखाया कि इस वक्त वहां पर स्थिति क्या है। कल रात को शुभांकर यहीं पर हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे और इसी को लेकर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हुगली के रिसड़ा में हिंसा और पथराव थमने का नाम नहीं ले रहा। सड़कों पर फैले पत्थर को देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हालात कितने खराब। बीती रात फिर उपद्रव हुआ। रेलवे स्टेशन के बाहर सुरक्षा बल से उपद्रवियों की झड़प हो गई, जिसके बाद पथराव होने लगा। उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया तो सुरक्षा कर्मी भी पत्थर फेंकते दिखे। रेलवे स्टेशन के भीतर भी नारेबाजी के जरिए धार्मिक उन्माद भड़काने की कोशिश की गई। इस उपद्रव की वजह से हावड़ा बंदेल रूट पर असर पड़ा है। कई ट्रेनें जहां की तहां खड़ी हो गई। इस वक्त हुगली के रिषड़ा में है, जहां पर रिषड़ा का 4 नंबर रेलवे गेट, ये बहुत बिजी एक रेलवे रूट है जो रिषड़ा, उत्तरपाड़ा इन जगहों को चंदन नगर की तरफ ले जाता है। कल करीबन 3 घंटे के लिए रेल रोका गया था ताकि जब यहाँ पर जब झमेला हो रहा था, जब बवाल मचा था, तब ताकि किसी को नुकसान ना हो, रेलवे के प्रॉपर्टी पे नुकसान ना हो, पैसेंजर्स को कुछ ना हो, इसीलिए 3 घंटे के लिए ट्रेन को पहले ही रोक दिया गया था। यहाँ पर स्थिति अभी जो रेमनेंट्स है कल रात के कांड के, वो अभी तक दिख रहे हैं। रेलवे के मुताबिक उपद्रव की वजह से रिसड़ा स्टेशन पर रात 10 बजे से एलसी गेट बंद नहीं हो पा रहा था और जब तक एलसी गेट बंद नहीं होगा ट्रेन सेवा शुरू नहीं की जा सकती। अभी जो रात में जो घटना हुई थी उसमें पैसेंजर की सुरक्षा को देखते हुए कुछ समय के लिए ट्रेन संचालन जो था स्थगित हुआ था, और लेकिन रेल परिक्षेत्र सुरक्षित होने के कारण फिर रात में ही गाड़ियां पुनः चलना शुरू हो गई थी और स्थिति अभी पूरी तरीके से नियंत्रण में है रेल परिक्षेत्र में और स्थिति सामान्य। रिसड़ा में सोमवार के बवाल में धर्म का रंग भी दिखा। रेलवे स्टेशन के भीतर घुसकर लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए।
हिंदू राष्ट्र से जुड़े नारे भी बुलंदी के साथ लगाए गए। पत्थरबाजी, हंगामे और बवाल के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया और पुलिस ने हालात सामान्य होने का दावा किया। अभी मौजूदा हालात स्थिति स्थिर है, नॉर्मल है। अभी आरपीएफ और हावड़ा जीआरपी एक साथ फ्लैग मार्च, रूट मार्च हम कर रहा हो, तो यही सिचुएशन नॉर्मल है अभी। बंगाल में हिंसा का दौर 30 मार्च से हावड़ा में शुरू हुआ था, जब रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी। इसके बाद अगले दिन एक बार फिर हावड़ा के ही शिवपुर में हिंसा हुई। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस को कार्रवाई से रोका गया। पुलिस पूरी तरीके से प्लान फुलिए कर रही है, ऊपर की इंस्ट्रक्शन की वजह से कर रही है। यहाँ के सांसद, विधायक और कल रामनवमी के जुलूस से पहले अपरूपा बुद्धर का भी गाड़ी इधर दिखा गया। वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनके पतिदेव यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बंगाल अशांत है, सियासत अपना काम कर रही है, लेकिन ममता सरकार हो या फिर विपक्षी बीजेपी, सबकी प्राथमिकता बंगाल में शांति व्यवस्था की बहाली होना चाहिए। आज तक ब्यूरो।